नमस्कार। भारतीय बाजार में इस हफ्ते काफी कुछ घटा है और आज हम इन्हीं हलचलों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारे पास नियामक फाइलिंग, कंपनी घोषणाओं और समाचार लेखों से मिली कई जानकारियां हैं। आज फोकस रहेगा बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर पर। यहाँ काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही कॉर्पोरेट जगत की कुछ बड़ी खबरें भी हैं, मतलब विलय, अधिग्रहण से लेके नियमों में बदलाव तक। तो कोशिश रहेगी कि इन बिखरी हुई घड़ियों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाई जाए। हम समझेंगे कि मुख्य घटनाक्रम क्या हैं और इनका निवेशकों, उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज का मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के संकेतों और हम्म, संभावित असर को समझना है। ये बदलाव क्यों हो रहे हैं और ये किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, इस पर गौर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत बैंकिंग और वित्त क्षेत्र से करते हैं। नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों के लिए कुछ मौके दिख रहे हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क, यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, इंडियन ओवरसीज बैंक अप्रेंटिस और पंजाब एंड सिंध बैंक में भी वैकेंसीज हैं। जी हाँ, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है या कुछ की हाल ही में खत्म हुई है, और एसबीआई पीओ मेंस की परीक्षा भी जल्दी है। लेकिन नौकरियों से परे अगर देखें तो इस सेक्टर में कुछ बड़े संरचनात्मक बदलाव भी हो रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है आईडीबीआई बैंक को लेकर। हाँ, क्या हुआ है? सेबी, मतलब जो बाजार नियामक संस्था है, उन्होंने एलआईसी को आईडीबीआई बैंक में पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पर दोबारा वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है। पब्लिक शेयर होल्डर? अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो ये आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश का रास्ता साफ करता है। मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है अब, प्राइवेटाइजेशन की तरफ एक कदम। जी बिल्कुल। सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। अच्छा, लेकिन क्या इस पर कोई शर्तें भी लगाई हैं सेबी ने? हाँ, शर्तें महत्वपूर्ण हैं। विनिवेश के बाद एलआईसी की वोटिंग ताकत 10% तक ही सीमित रहेगी और उन्हें 2 साल के अंदर अपनी हिस्सेदारी घटाकर 15% या उससे कम करनी होगी। ओके। और सबसे अहम, आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में एलआईसी का कोई डायरेक्टर नहीं होगा और ना ही कोई स्पेशल अधिकार मिलेंगे। तो ये शायद इसलिए ताकि नए मालिक को पूरी स्वतंत्रता मिल सके, है ना? हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से कंट्रोल पूरी तरह से ट्रांसफर हो सके। ये तो हुई आईडीबीआई की बात। एक और बैंक, यस बैंक, भी चर्चा में है। खबर है कि जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, मतलब एसएमबीसी, जी हाँ। उनको आरबीआई से करीब 25% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ बिल्कुल। पहले एसएमबीसी ने करीब 20% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा था, जो उन्हें एसबीआई और 7 अन्य बैंकों से खरीदनी थी। अब उन्हें और ज्यादा, यानी 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत मिली है। अच्छा, तो ये तो काफी बड़ा स्टेक है। हाँ, और ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे का संकेत हो सकता है, खासकर एक ऐसे बैंक में जो कुछ साल पहले काफी मुश्किलों से गुजरा था। सही कहा। अच्छा, और छोटे सरकारी बैंकों के लिए भी कुछ पॉजिटिव खबरें हैं, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक की रेटिंग सुधरी है। हाँ, केयर रेटिंग्स ने बैंक के टियर 2 बॉन्ड्स की रेटिंग अपग्रेड की है। टियर 2 बॉन्ड्स? हाँ, ये बॉन्ड्स बैंक की लंबी अवधि की उधारी चुकाने की क्षमता से जुड़े होते हैं। रेटिंग केयर AA माइनस पॉजिटिव आउटलुक से केयर AA स्टेबल आउटलुक हो गई है। तो ये अच्छी बात है बैंक के लिए। बिल्कुल। इसका कारण बैंक का मुनाफा बढ़ना और बैड लोन्स यानी फंसे हुए कर्ज का कम होना है। ये छोटे सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार का अच्छा संकेत है। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को नए सिरे से बढ़ाने की तैयारी में है। जी, नवंबर तक उनका नया आईटी सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है। अच्छा। उससे वो बेहतर सेवाएं दे पाएंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे। क्रेडिट कार्ड मार्केट वैसे भी काफी कॉम्पिटिटिव है। बिल्कुल, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में सब कुछ सकारात्मक ही नहीं है। एक पुराना मामला फिर से सुर्खियों में है, रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम का। हाँ, एसबीआई के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी आरकॉम के लोन खाते को धोखाधड़ी यानी फ्रॉड बताया है। जी, ये मामला फिर से गर्मा गया है। बैंक ऑफ इंडिया ने न केवल खाते को फ्रॉड बताया है, बल्कि इसमें पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी लिया है। अच्छा। 2016 में कथित फंड डाइवर्जन यानी पैसों के गलत इस्तेमाल का हवाला देते हुए। ओह, और सीबीआई ने सिलसिले में तलाशी भी ली है। हाँ, ये भी खबर आई है। ये दिखाता है कि बैंक और एजेंसियां पुराने बड़े डिफॉल्ट मामलों पर कार्रवाई वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस पर अनिल अंबानी के पक्ष से क्या प्रतिक्रिया आई है? कुछ कहा है उन्होंने? उनके प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। अच्छा। उनका कहना है कि ये मामला 10 साल से भी पुराना है
और उस समय अनिल अंबानी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। मतलब वो रोजमर्रा के कामकाज में शामिल नहीं थे। हाँ, उनका यही कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है और मामला अदालतों में विचाराधीन है। तो अभी स्थिति थोड़ी जटिल है। और इसी से जुड़ा एक स्पष्टीकरण रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की तरफ से भी आया है शायद। जी हाँ, उन्होंने साफ किया है कि आरकॉम मामले का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग कंपनियां हैं। बिल्कुल। उनका कहना है कि वो अलग और स्वतंत्र कंपनियां हैं जिनका आरकॉम से कोई बिजनेस या फाइनेंशियल लिंक नहीं है। और ये भी बताया कि अनिल अंबानी भी पिछले करीब 3.5 साल से उनके बोर्ड में नहीं है। ये स्पष्टीकरण देना जरूरी था शायद, ताकि निवेशकों में कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, बिल्कुल, पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अच्छा, बैंकिंग फ्रॉड से ही जुड़ा एक और अपडेट है। क्या? सीबीआई ने 21 साल पुराने बैंक ऑफ बड़ौदा धोखाधड़ी मामले में एक भगोड़े अपराधी दिनेश गहलोत को नोएडा से गिरफ्तार किया है। 21 साल बाद? जी, ये दिखाता है कि एजेंसियां सालों बाद भी ऐसे मामलों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सही है। अच्छा, आखिर में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी दो छोटी मगर दिलचस्प खबरें और हैं। एक तो एचडीएफसी बैंक ने 1.1 बोनस शेयर की घोषणा की है। मतलब हर शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर। रिकॉर्ड डेट 26 अगस्त है। हाँ, बोनस शेयर निवेशकों को पसंद आते हैं, कुछ और कंपनियां भी दे रही हैं। और दूसरी खबर रियल एस्टेट से जुड़ी है, लेकिन फाइनेंस से लिंक है। आनंद राठी वेल्थ के को फाउंडर प्रदीप गुप्ता ने मुंबई के वर्ली में करीब 132 करोड़ का एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। बाप रे, 132 करोड़! ये हाई एंड रियल एस्टेट मार्केट में मजबूती का एक और संकेत है। बिल्कुल। चलिए अब गियर बदलते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहां भी काफी हलचल है। हीरो मोटोकॉर्प ने नई ग्लैमर X125 लॉन्च की है। ये उनकी मौजूदा ग्लैमर का ज्यादा स्पोर्टी और फीचर से लैस वर्जन लग रहा है। हाँ, आजकल 125cc सेगमेंट में काफी एक्शन है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा तो भविष्य की बड़ी योजनाओं पे काम कर रहा है। हाँ, मैंने भी सुना कुछ नए एसयूवीज के कॉन्सेप्ट दिखाए उन्होंने। जी, 2027 से आगे लॉन्च होने वाली 4 नई एसयूवीज के कॉन्सेप्ट दिखाए हैं। विजन एस, SST, T और X। ये सभी उनके नए NU-IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे। NU-IQ प्लेटफॉर्म? इसकी क्या खासियत है? ये प्लेटफॉर्म इसलिए खास है क्योंकि ये पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों तरह के इंजन को सपोर्ट करेगा। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कंपनी भविष्य के लिए कितनी फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना रही है। और वो एक नए प्लांट के लिए जमीन भी तलाश रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और बात भविष्य की करें तो महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक एसयूवी ने तो अभी से रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, वो BE6 बैटमैन एडिशन वाली। हाँ, उसकी बुकिंग शुरू हुई और सिर्फ 135 सेकंड में सारी 999 गाड़ियां बिक गईं। ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। शुरू में तो सिर्फ 300 यूनिट्स ही थीं। अच्छा, सिर्फ 300? हाँ, लेकिन डिमांड देखकर इसे लगभग 1000 यूनिट तक बढ़ाया गया और वो भी मतलब 2 मिनट से भी कम टाइम में बिक गईं। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, खासकर खास और लिमिटेड एडिशन मॉडल्स को लेकर कितना क्रेज बढ़ रहा है। कंपनियां इस ट्रेंड को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और ऑटो सेक्टर में एक और बड़ी खबर ये है कि महिंद्रा ने बिक्री के मामले में हुंडई को पीछे छोड़ दिया है। क्या ये सच है? जी हाँ, जनवरी से जुलाई 2025 के बिक्री आंकड़ों के हिसाब से महिंद्रा भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई है। हुंडई को पीछे छोड़ दिया? वो तो कितने सालों से नंबर 2 पर थे। हाँ, हुंडई पिछले 25 सालों से इस पोजीशन पर थी। ये एक बड़ा बदलाव है इंडस्ट्री में। तो महिंद्रा की सफलता के पीछे क्या कारण लग रहा है? देखिए, उनके एसयूवी पोर्टफोलियो की मजबूती, खासकर स्कॉर्पियो N, XUV 700 और थार जैसे मॉडल्स, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये भारतीय बाजार में बदलते ग्राहक रुझानों को भी दिखाता है, जहां एसयूवीज की मांग लगातार बढ़ रही है। सही बात है। अच्छा, एक और मुद्दा जो ऑटो सेक्टर में आजकल काफी चर्चा में है, वो है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20। हाँ, E20 पेट्रोल सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, लेकिन माइलेज को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। लोगों की शिकायतें आ रही हैं। बिल्कुल। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि E20 इस्तेमाल करने से गाड़ी की माइलेज 2-5% तक कम हो सकती है। 2 से 5%? तेल मंत्रालय के अनुमान थोड़े अलग हैं। उनका कहना है कि E20 रेडी गाड़ियों में 1-2% और पुरानी गाड़ियों में 3-6% तक कमी आ सकती है। तो फर्क तो है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने क्या कहा है? टाटा मोटर्स ने तो पुष्टि की है कि उनके वाहन E20 कंपैटिबल है, लेकिन पुराने वाहनों पर क्या असर होगा, इसको लेकर अभी भी कुछ सवाल हैं। तो सरकार E20 को क्यों बढ़ावा दे रही है अगर माइलेज पे थोड़ा असर पड़ सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे सरकार के कई लक्ष्य हैं। पहला,
उत्सर्जन कम करना मतलब प्रदूषण घटाना। ठीक है। दूसरा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाना, इससे विदेशी मुद्रा बचेगी। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा, किसानों की आय बढ़ाना, क्योंकि इथेनॉल गन्ने जैसी फसलों से बनता है। ओके, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जी। इसी दिशा में एक और कदम है सुजुकी की भारत में बनी पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार ई-विटेरा का निर्यात शुरू होना। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे गुजरात दौरे पर। अच्छा, ईवी एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाँ, भारत का लक्ष्य 100 देशों को ईवी निर्यात करना है। ये मेक इन इंडिया और बढ़ते ऑटो एक्सपोर्ट को और बल देगा। आपको पता है 2014 से पहले हमारा ऑटो एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपए था, जो अब 1.2 लाख करोड़ हो गया है। ये तो काफी बड़ा जंप है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। यहाँ भी कुछ मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। हाँ, अप्रैल-जून तिमाही में जो लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उन्होंने करीब 53,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। प्रेस्टीज एस्टेट्स इसमें सबसे आगे रही। 53,000 करोड़ एक तिमाही में, ये तो अच्छा नंबर है। हाँ, और खासकर मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट तो अगस्त में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 10 साल का रिकॉर्ड। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो डिमांड मजबूत है, अर्थव्यवस्था में सुधार दिख रहा है, ब्याज दरें भी तुलनात्मक रूप से अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, और शहर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका भी असर है। रियल एस्टेट सेक्टर तो वैसे भी इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, उनके समाधान में कुछ नई प्रक्रियाएं भी आ रही हैं। जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी JAL के मामले में चैलेंज मोड की बात हो रही है। ये क्या है? चैलेंज मोड, ये पहली बार सुन रहा हूँ। चैलेंज मोड दिवाला समाधान प्रक्रिया का एक तरीका है। इसमें होता यह है कि कंपनी को खरीदने के इच्छुक जितने भी आवेदक हैं, वो वास्तविक समय में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं। अच्छा, जैसे नीलामी होती है। हाँ, कुछ वैसा ही। सबको सबसे ऊंची बोली पता होती है और उन्हें उससे बेहतर पेशकश करनी होती है। इसका मकसद बैंकों और लेनदारों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करना है। ये JL जैसे बड़े और जटिल मामलों में उपयोगी हो सकता है। समझ गया। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या चल रहा है? कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसने नुवोको विस्टास द्वारा वडराज सीमेंट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ये भी दिवाला प्रक्रिया के तहत हुआ एक सौदा था। इसके अलावा रेलटेल को राजस्थान सरकार से एक बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब 131 करोड़ का। रेलटेल के लिए अच्छी खबर है। जी, हालांकि उज्जैन से एक धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया, जहां एक कंपनी पर पानी की पाइपलाइन का ठेका लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है। तो इस सेक्टर में अच्छी और थोड़ी चिंताजनक दोनों तरह की खबरें हैं। हाँ, ये तो हर सेक्टर में होता है। चलिए, आप कुछ अन्य महत्वपूर्ण कॉरपोरेट और बाजार समाचारों पर नजर डालते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में BPCL ने अपने प्रतिस्पर्धियों IOC और HPCL से बेहतर प्रदर्शन किया है। Q1 में उनके नतीजे अच्छे रहे। हाँ, और इन तीनों सरकारी तेल कंपनियों में मिलकर जून तिमाही में तगड़ा मुनाफा कमाया है, करीब 16,184 करोड़ रुपए का। इतना मुनाफा, इसकी क्या वजह रही? मुख्य वजह ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। इससे उनके मार्केटिंग मार्जिन सुधर गए। अच्छा, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? ये एक बड़ा सवाल है। ये मुनाफा आंकड़े प्रभावशाली हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये कीमतें स्थिर रखने के राजनीतिक फैसले का नतीजा भी हो सकता है। लंबी अवधि में इन कंपनियों को तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के दबाव का सामना करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, टायर उद्योग भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है, खासकर रिप्लेसमेंट मार्केट से। जी हाँ, इस वित्त वर्ष में 7-8% की वृद्धि की उम्मीद है। एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, 25,000 करोड़ पार कर गया। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकी टैरिफ। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री में तो बड़े बदलाव आ रहे हैं नए कानून के बाद। लगता है काफी उथल-पुथल है। हाँ, ऑनलाइन गेमिंग कानून का असर अब साफ दिखने लगा है। विंजो जैसी बड़ी कंपनी ने रियल मनी गेमिंग बंद कर दिया है। अच्छा, तो अब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो टीवी नाम का एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है उनके लिए। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर भी गिरे थे। हाँ, क्योंकि निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने गेमिंग बिल पास होने से ठीक पहले नजारा टेक्नोलॉजीज में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी।
उन्हें करीब 4 गुना रिटर्न मिला। 4 गुना? जी, इस खबर के बाद नज़ारा के शेयर गिरे। ये दिखाता है कि रेगुलेटरी बदलाव इस सेक्टर को कैसे सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल, रेगुलेशन का इम्पैक्ट साफ दिख रहा है। अच्छा, डेटा सेंटर्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, खासकर एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से। बिल्कुल, एयरटेल की सहायक कंपनी एंगस्ट्रा के सीईओ के अनुसार डेटा सेंटर इंडस्ट्री अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है। ये डिजिटल भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और क्या इसमें सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है? हाँ, अच्छी बात यह है कि एंगस्ट्रा जैसी कंपनियां इस पर ध्यान दे रही हैं। वो अपने मुख्य डेटा सेंटरों में लगभग आधी बिजली रिन्यूएबल स्रोतों से ले रही हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। ये बहुत जरूरी भी है। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र पर। यहाँ भी बड़ी खबर है, मझगांव डॉक एमडीएल के साथ पनडुब्बी सौदे को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, ये करीब 70,000 करोड़ का सौदा है। 70,000 करोड़? हाँ, और रक्षा मंत्रालय ने एमडीएल के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने की इजाजत दे दी है। ये आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी बूस्ट होगी। बिल्कुल। साथ ही भारत ने 2047 तक 12 लाख करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है। 12 लाख करोड़? जी, ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्यातक भी बनना चाहता है। वाह। अच्छा, कुछ और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो शायद छूट गई हूं? हाँ, कुछ और अपडेट्स हैं, जैसे कोल इंडिया मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम वगैरह उनकी खोज करेगी। लिथियम तो बहुत जरूरी है ईवी बैटरीज के लिए। बिल्कुल। फिर अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट मॉरिशस से गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी शिफ्ट होने वाला पहला फंड हाउस बन गया है। ये गिफ्ट सिटी के लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, ये दिखाता है कि जीआईएफटी सिटी अब आकर्षण का केंद्र बन रही है। जी, स्टारलिंक को भी भारत में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिल गया है, हालांकि कड़ी शर्तों के साथ। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी? हाँ, वही। और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात में 50 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ी है। इस हफ्ते करीब 57 कंपनियां डिविडेंड भी दे रही हैं। अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है? हेल्थ केयर सेक्टर बाकी सेक्टरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है पिछले 1 साल में, लेकिन एक चिंता की बात है। क्या? कि उत्तर भारत के कुछ अस्पताल बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के ग्राहकों के लिए कैशलेस सेवाएं निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। अरे क्यों? रीइंबर्समेंट रेट्स, पेमेंट में देरी और कुछ दूसरे मुद्दों पर विवाद है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर मरीजों पर पड़ सकता है। हाँ, ये तो चिंता की बात है। उम्मीद है कोई समाधान निकलेगा। जी, और अंत में एक अच्छी खबर इंजीनियरिंग समुदाय के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME पहली बार भारत में अपना बड़ा सम्मेलन IMCEC आयोजित करेगा हैदराबाद में। ये तो बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर बाजार में काफी कुछ पक रहा है। हमने बैंकिंग में संरचनात्मक बदलाव देखे। हाँ, जैसे IDBI का विनिवेश, येस बैंक में विदेशी निवेश, ऑटो में ईवी की धूम और महिंद्रा का आगे निकलना। बिल्कुल, और E20 पेट्रोल पर बहस, रियल एस्टेट में मजबूती, खासकर मुंबई में। जी, और JL जैसे मामलों में चैलेंज मोड का आना। और कॉर्पोरेट जगत में रेगुलेशन का असर, जैसे गेमिंग पर, और टेक्नोलॉजी से प्रेरित बदलाव जैसे डेटा सेंटर और डिफेंस में। हाँ, और ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। आप देखिए कैसे रेगुलेटरी फैसले जैसे गेमिंग कानून या सेबी के नियम वो सीधे बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं। सही कह रहे हैं। टेक्नोलॉजी, चाहे वो AI हो, EV हो या नया IT इंफ्रा, वो कंपनियों की रणनीति तय कर रही हैं। और ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था की एक नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। ये सभी अलग अलग खबरें, चाहे वो किसी बैंक का निजीकरण हो, किसी कार कंपनी का कंपटीशन में आगे निकलना हो, रियल एस्टेट का बूम हो या गेमिंग नियमों का असर, ये सब मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के किन गहरे रुझानों या भविष्य के संभावित बदलावों की ओर इशारा कर रही हैं। क्या इन अलग अलग डॉट्स को जोड़कर कोई बड़ी तस्वीर उभरती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, अगली बार तक जानकारी रखते रहें और विश्लेषण करते रहें।